नमस्कार मित्रों। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम इस वेबिनार के प्रारंभ में सबसे पहले सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ इसे शुरू करते हैं। मैं भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम शुरू करें। प्रियंका सिंह। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज के इस वेबिनार को, जो कि हमारे पब्लिक रिलेशन ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ चेंजिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव के ऊपर है, मैं इस वेबिनार को स्टार्ट करूं सरस्वती वंदना के साथ। तो चलिए हमारी रिचुअल को फॉलो करते हुए, हमारे कल्चर को फॉलो करते हुए शुरू करते हैं वेबिनार। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सर थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा। मतलब मुझे लगता है रिकॉर्डिंग की बजाय इस तरह से कितना अच्छा लगता है कि कोई गाता है। मैम ये जो सरस्वती वंदना है मुझे नहीं पता, बट हमारे स्कूल टाइम में हम इससे गाया करते थे कभी फॉर अ चेंज। मतलब कभी कभी ऐसा था कि कुछ भी कल्चरल एक्सपेक्ट होता था तो वी यूज्ड टू रिसाइट दिस, और मुझे लगता है जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं शायद दे कैन रिमेम्बर दोज डेज बाय दिस। हाँ सही है, और बहुत अच्छा भी है ये। मतलब इसके शब्द भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, मोटिवेशन है मैम, बहुत प्योरिटी है और पॉजिटिविटी है इन चीजों में। सही चलिए है। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कम्युनिकेशन टुडे का अनवरत प्रकाशन पिछले 28 वर्षों से जयपुर से किया जा रहा है, एक मीडिया त्रैमासिक। और पिछले 4 वर्षों से हमने वेबिनार सीरीज शुरू की है और पिछले 1 वर्ष से लगभग 1 वर्ष का समय होने जा रहा है, और ये सीरीज हमने भारतीय विद्यापीठ के सहयोग से प्रारंभ की है। आज का जो हमारा विषय है बातचीत का, वह है पब्लिक रिलेशंस ट्रांसफर प्रोसेसेस ऑफ चेंजिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। और आज के हमारे साथ जो इस विषय पर बात करेंगी प्रोफेसर ममता ओझा। ममता जी इस समय इंदौर की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी सेज यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य कर रही हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी से आपने पत्रकारिता की अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और वहीं से आपने अपनी पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। लगभग 3.5 दशक का 35 वर्षों का आपका अनुभव टीचिंग के क्षेत्र में, और फिल्म एंड कम्युनिकेशन ये आपका पीएचडी का एरिया है, और अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्यापन का आपको अवसर मिला है, जिनमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, और जहां तक मुझे याद है मेरी आपसे मुलाकात उसी विश्वविद्यालय में, कि कई बार मेरा जी जाना सर। वहां रहा अलग अलग कैपेसिटी में, वहां आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। इसके अतिरिक्त भी जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया, जो भोपाल की एक यूनिवर्सिटी है, और वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वहां पर भी आपने अध्यापन कार्य किया। इसके अतिरिक्त आपने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, सेलिब्रेट लाइफ। हॉबीज आपकी कई तरह की हैं, मल्टी डायमेंशनल ट्रैवलिंग में आपकी रुचि है, रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग और एक्सप्लोरिंग नॉलेज।
तो एक शिक्षक की जो मूलभूत आवश्यकताएं या विशेषताएं होनी चाहिए, वो पर्यटन में रुचि ले, क्योंकि पर्यटन हमें जीवन की बहुत सारी चीजों को सिखाता है। और जितना हम पढ़ते हैं, अभी मेरी बात हो रही थी ममता जी से शायद पिछले हमारे सेशन में, कि आप हमेशा एक पुस्तक अपने साथ रखती हैं और जब भी समय मिलता है तो उस पुस्तक को पढ़ती हैं। दुर्भाग्य से आज के दौर में पठन पाठन की यह प्रवृत्ति धीरे धीरे गौण होती जा रही है, विशेषकर डिजिटल मीडिया के विकास के साथ। ऐसी स्थिति में यदि अध्यापन में अध्ययन में रुचि बनी हुई है, स्वाध्याय में रुचि बनी हुई है, तो वो शिक्षक अभिनंदन के योग्य है। इसके अतिरिक्त एक्सप्लोरिंग नॉलेज, नए नए ज्ञान विज्ञान की शाखाओं को एक्सप्लोर करने में आपकी विशेष रुचि रही है। और पब्लिक रिलेशंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, रिसर्च और डिजिटल मीडिया, ये आपके एरिया ऑफ स्टडी और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। तो आज का जो विषय आपने दिया है संवाद के लिए, कि किस तरह से पब्लिक रिलेशंस, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं हमारे कॉर्पोरेट जीवन में या कंपनीज के जीवन में, जब ऐसी स्थिति आती है कि एक निगेटिव छवि बन जाती है समाज में। आपको याद होगा, अभी कुछ वर्ष पुरानी बात है, शायद 2021 की बात है, एक वो फुटबॉल का इंटरनेशनल मैच चल रहा था। तो उस समय एक पुर्तगाल के एक खिलाड़ी थे, रोनाल्डो। तो रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कोका कोला की जो बोतल सामने रखी हुई थी, 2 बोतलें, उन बोतल्स को हटा दिया और कहा कि पानी पिएंगे। अब आप कल्पना कीजिए, एक इंटरनेशनली नोन खिलाड़ी, एक जिसका लाइव टेलीकास्ट है, करोड़ों लोग जिसको देख रहे हैं, और उसने कोका कोला की बोतल को हटा दिया। कहा कुछ नहीं, लेकिन मैसेज किया गया कि साहब ये तो हेल्थ ड्रिंक नहीं है, हेल्थ ड्रिंक तो वो वाटर बोतल है। पूरा का पूरा एकदम उसके शेयर मार्केट जो है वो डाउन आ गया। और जैसे ही उन्होंने कहा पानी पिए, ड्रिंक वाटर, उसके बस एक जो उसका ये दो जो वर्ड्स थे, उसने पूरी दुनिया बदल दी। कोका कोला को इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपनी कोशिश करनी पड़ी। और उन्होंने कहा, उसके जो मैंने $4 बिलियन उसके शेयर मार्केट की जो है नीचे आ गए थे। तब कोका कोला ने उसको तुरंत ये कहा कि हर किसी को अपनी पसंद के पेय को पीने का अधिकार है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी क्वालिटी को और अधिक बेहतर करने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम हमारे जीवन में दे सकते हैं कि किस तरह से डिजिटल मीडिया ने तो पूरी दुनिया बदल दी है। कैसे एक मैसेज, एक कंपनी दूसरे कंपनी को इनडायरेक्टली मैसेजेस के द्वारा हिट करती है ना। तो आप सबके जीवन में ऐसे उदाहरण होंगे। तो अब ये जो पीआर कंसल्टेंट हैं, पीआर कंपनीज है, या उस डिपार्टमेंट के जो पीआर के जो लोग हैं, वो किस तरह से अपनी रणनीतियों को तैयार करते हैं और उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करते हैं। एयरलाइंस में आपने देखा होगा किस तरह से कई बार कर्मचारी मिसबिहेव करते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां खाने में कभी आपको मक्खी मिल जाती है, कभी आपको कॉकरोच मिल जाते हैं। मेरे खुद के साथ हुआ, मैं एक बार गया था, संयोग से कर्नाटक का ही हमारे वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो वहां गया तो वहां एक पराठे के अंदर कॉकरोच सिका हुआ आ गया। तो इस तरह की बहुत सारी स्थिति आती है, और हमारे पास तो बहुत अच्छा हथियार है, हम तुरंत फोटो खींचते हैं और ट्विटर पे और हमारे सोशल मीडिया पे उस कंपनी, उस होटल, उस ब्रांड, उसको हम एक तरह से बहुत आघात पहुंचा सकते हैं। तो ये कंपनियां तुरंत एक्शन में आती हैं। तो इस पूरी पीआर की दुनिया को हम किस तरह से पॉजिटिविटी की ओर ले जा सकते हैं, या उनका क्या रोल होता है, बहुत अधिक विस्तार से बात नहीं करूंगा, क्योंकि ममता जी इस समय जहाँ बैठी है वहां अंधेरा घिरने वाला है, प्राकृतिक रोशनी कम होने वाली है। अंधेरे से मतलब और कुछ नहीं है, कोई प्रतीक में बात नहीं कर रहा हूँ, यथार्थ पे बात कर रहा हूँ कि वहां पर जो प्राकृतिक रोशनी आ रही है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जो विद्युत व्यवस्था है वो वहाँ ठप हो गई है उनके विश्वविद्यालय में अभी तकनीकी समस्या के कारण। तो हम चाहते हैं कि वो संवाद ठीक तरह से हो पाए, इसलिए मैं बिना किसी औपचारिकता के, लेकिन एक छोटी सी औपचारिकता हम करेंगे। इसके पहले कि ममता जी को मैं आमंत्रित करूं अपनी बात कहने के लिए, मैं प्रियंका जी से, जो जैसे मैंने बताया कि भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में अध्यापन कार्य कर रही हैं, रेडियो इंडस्ट्री से आपका बहुत लंबा जुड़ाव रहा है, अपने विश्वविद्यालय में पीआरओ का काम भी आप कर रही हैं, सीधे जनसंपर्क से आपका जुड़ाव है, पूरे मीडिया को आप हैंडल कर रही हैं, और पॉडकास्टिंग में आप पीएचडी कर रही हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं, और इन अकादमिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं, और हमारे इस पूरी वेबिनार श्रृंखला की जो कमान है उसको भी एक तरह से आपने संभाल रखी है। तो प्रियंका जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ममता जी का ई बुके से यहाँ स्वागत करें, और उसके बाद हम आपके वक्तव्य को सुनेंगे। प्रियंका जी।
जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया कि आज ममता मैम का मैं ई बुके से वेलकम करूं। मैम, ये हमारे हुडा सर आज हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है। हमेशा हुडा सर ये कोट करते हैं कि इस ई बुके के थ्रू हमें ये फील करना चाहिए इसकी फ्रेग्रेंस को, और इसके अंदर जो फ्रेशनेस है, जो स्पार्क है, और वो पॉजिटिविटी हम इम्बाइब करें। तो मैम, दिस इज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। चलिए, इसी सम्मान के साथ और हुडा जी, हम उम्मीद करते हैं भारतीय विद्यापीठ के निदेशक इस कार्यक्रम की समाप्ति के पूर्व कुछ समय के लिए हमारे साथ में होंगे, और मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ममता ओझा को अपनी बात कहने के लिए। ममता जी। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले। और मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, और मैंने कई अच्छी यूनिवर्सिटीज, मुझे पढ़ाने का शौक है, तो कई एज ए गेस्ट लेक्चरर भी कई जगह रही हूँ, इंदौर के कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट कॉलेजेस में और दूसरे कॉलेजेस में भी। तो मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट आ जाता था, और मुझे लगता है कि एक बार आपको पढ़ाने की नैक आ जाए कि आप कैसा पढ़ाया जाता है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। तो मैंने कई तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए, लेकिन जो कहते हैं ना कि घर जैसी जो बात लगती है, वो मुझे पब्लिक रिलेशंस के साथ में लगी। और जो है, मुझे लोगों ने भी जाना तो पब्लिक रिलेशंस के लिए जाना। और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारी कोई पब्लिक रिलेशंस की किताबें पढ़ी है, मैंने बहुत किताबें भी नहीं पढ़ी पब्लिक रिलेशंस की। पर मैंने ये देखा है कि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मैं करती हूँ, वो कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशंस की किताबों में जहाँ टिडबिट्स मुझे दिख जाती है, तो वो लिखा हुआ रहता है। तो जो है, मुझे लगता है कि शेक्सपियर कहते हैं कि व्हाट्स देयर इन अ नेम, लेकिन मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज देयर इन अ नेम। तो मैं हमेशा नाम के ऊपर कंसंट्रेट करती हूँ। तो जैसे पब्लिक रिलेशंस, तो टर्मिनोलॉजी है, तो मैं इसके बहुत डीप चली गई इस टर्मिनोलॉजी के। और इसके कारण मैं इसके जिस्ट तक, इसके कंसेप्ट तक पहुंच पाई। और ये अजीब सी ही बात है कि नाम भी मेरा ममता है, और ममता का मतलब होता है अफेक्शन। एफेक्शन को कहीं ना कहीं हम माँ से रिलेट करते हैं। तो एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होता है, वो संस्थान की माँ ही रहता है। जैसे माँ क्या करती है, घर में सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश करती है। और मतलब संस्थान को, जिस तरह से हर घर को माँ की जरूरत होती है, संस्थानों को भी माँ की जरूरत होती है। तो जो पीआरओ होता है, वो संस्थान की माँ ही होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा नाम और सब मिलाकर पब्लिक रिलेशंस में बहुत, मतलब जानी जाती हूँ पब्लिक रिलेशंस के लिए, और कुछ करती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका दिल साफ है, मन साफ है, आपके दिलों में लोगों के लिए प्यार है, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ते चले जाते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी अपने आप लोगों से बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होती है। मेरे विद्यार्थी मुझे पॉजिटिविटी का ब्रांड एम्बेसडर भी कहते हैं मैम आप बहुत कूल हो, आप बहुत काम हो, आप पॉजिटिविटी की ब्रांड एम्बेसडर हो। तो मुझे ये समझ में आया कि ये बात इसलिए सही है क्योंकि पब्लिक रिलेशंस जो है, वो कुछ भी नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करता है। पब्लिक रिलेशंस एक बहुत ही पॉजिटिव डिसिप्लिन है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव डिसिप्लिन है। तो कुछ नेगेटिव चीजें, वैसे तो नेगेटिव चीजें कई ज्यादा रहती है, और नेगेटिविटी जैसे कि सर ने ही अभी बताया था कि पानी की बात करी फुटबॉल प्लेयर ने, और कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियां जो है एकदम एक्टिव हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है नेगेटिविटी किसी भी कारण से बन जाती है। तो हमें एज अ पीआरओ, अगर हम किसी संस्थान के पीआरओ हैं, तो हमें उस नेगेटिविटी को ट्रेस करना है, लोकेट करना है, और उसे फिर पॉजिटिविटी में हमें कन्वर्ट करना है। तो 4 इम्पोर्टेंट नेगेटिव एरियाज जो मुझे समझ में आते हैं, वो किसी भी संस्थान में होते हैं। जैसे हॉस्टिलिटी, पब्लिक रिलेशंस का ट्रांसफर प्रोसेस ये कहता है कि नेगेटिविटी को ट्रेस किया जाए और उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाए।
तो नेगेटिविटी की जब हम बात करें तो हॉस्टिलिटी एक नेगेटिव फीलिंग है। हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता की भावना, वैमनस्य की भावना। तो हॉस्टिलिटी को हमें या तो सिंपैथी में कन्वर्ट करना है एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को, और उसको सिंपैथी में या फिर एम्पैथी में कन्वर्ट करना है। सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत फर्क है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति होता है और एम्पैथी मतलब समझ होता है कि सामने वाले के शूज में आप एंटर होकर उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझ सको। तो एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में जबरदस्त एम्पैथी जो है वो रहती है। तो हॉस्टिलिटी को हमें सिंपैथी या एम्पैथी में कन्वर्ट करना है। दूसरी नेगेटिव फीलिंग होती है, अरे वाह लाइट आ गई है, तो हॉस्टिलिटी को हमें एम्पैथी या सिंपैथी में कन्वर्ट करना है। तो हॉस्टिलिटी, जैसे मैं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ, तो मुझे हॉस्टिलिटी कई जगह दिखती है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स जो हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के प्रति हॉस्टाइल हो जाते हैं। कई बार फैकल्टीज एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल हो जाती है। कई बार फैकल्टीज मैनेजमेंट के प्रति हॉस्टाइल हो जाते हैं। कई बार मैनेजमेंट कुछ फैकल्टीज के प्रति हॉस्टाइल हो जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि कोई नया विद्यार्थी आता है क्लास में और वो बहुत स्मार्ट रहता है, बहुत सवाल जवाब करता है, जिससे टीचर का अटेंशन उसके ऊपर ज्यादा चला जाता है, तो दूसरे क्लासमेट्स जो हैं उसके प्रति हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो हॉस्टिलिटी का बेसिकली कई बार तो कहीं कुछ बेस ही नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है और बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती है, जिसके कारण संस्था में जितना पॉजिटिव जो है माहौल रहेगा, उतनी संस्था में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे मेरी बेटी भी है, तो वो एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करती है बैंगलोर में, तो उसने तो इसी पर अपनी पीएचडी करी है कि पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जितनी ज्यादा संस्था के अंदर पॉजिटिविटी होगी, उतनी संस्था के अंदर हार्मनी होगी, पीस होगा और प्रोडक्टिविटी होगी, और संस्थान जो है सक्सेस की तरफ अग्रसर होगा। तो एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है उसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होना जरूरी है। उसको ऑब्जर्वेंट होकर संस्था के अंदर कहाँ कहाँ पर हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट करती है, और देन ही शुड फाइंड मीन्स एंड वेज to convert that hostility into either sympathy or empathy. So that is very much important. तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का ये काम होता है। तो जैसे मैंने कहा कि कई बार तो हॉस्टिलिटी बहुत बेबुनियाद भी होती है। जैसे मीडिया जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल पब्लिक है हर संस्थान की, क्योंकि मीडिया की जरूरत सबको है, क्योंकि मीडिया ही संस्थान को लोगों के बीच में विजिबल बनाता है। It is through the media that people know us. People do not know us directly many times, especially the external public, and it is only through the media that they got to know us. So we should have very good relation with the media. तो मीडिया क्या होता है, कई बार जो भी आपके संपर्क में आता है या जो कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, उसकी एक कम्युनिकेशन नीड बन जाती है। और अगर वो कम्युनिकेशन नीड बन जाती है तो उसको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है कि आप उससे संवाद रखो। संवाद एक इतनी जरूरी चीज है कि रात को जब लोग सोते हैं और 8 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बाद वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो या तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं। क्योंकि अगर 8 घंटा एक दूसरे से अबोला रह गया है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इफेक्ट होने लगता है। तो रिलेशनशिप में संवाद या बोलचाल बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो अगर मीडिया भी आपकी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पब्लिक है, जैसे कि हर संस्थान की मीडिया एक एक्सटर्नल पब्लिक होती है, तो मीडिया से अगर आपने संवाद स्थापित नहीं करके रखा तो मीडिया की हॉस्टिलिटी जो है आपको झेलनी पड़ेगी। इसलिए जो भी, चाहे कम्युनिटी आपकी एक्सटर्नल पब्लिक है, मीडिया आपकी एक्सटर्नल पब्लिक है, गवर्नमेंट, वैसे तो हर संस्थान की अपनी एक्सटर्नल पब्लिक अलग अलग होती है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल पब्लिक्स हर संस्थान की कॉमन भी होती है। जैसे हर संस्थान की गवर्नमेंट है, मीडिया है, कम्युनिटी है, ये तो हर संस्थान की एक्सटर्नल पब्लिक होती है। तो कहीं ना कहीं इनकी भी कम्युनिकेशन नीड रहती है संस्थान के प्रति। तो इनसे संवाद स्थापित करना, इनको कॉन्फिडेंस में लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इनके मन में आपके प्रति नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। जैसे मेरी मदर है, तो मेरी बहुत आदत नहीं है कि मैं लोगों से फोन पे बात करती हूँ, तो वो मुझे कहती है कि क्या जाता है, छोटी सी तो बात है, कितने तो जीवन आसान हो गया है, जरा सा तो अब तो वीडियो कॉल भी आ गया है, कितना टाइम लगता है, लोगों से संवाद स्थापित करके रखना चाहिए। तो मुझे उनकी बात कभी समझ में नहीं आई, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे उनकी बात समझ में आ रही है, और मैं यदा कदा अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि कई बार मिलना तो संभव नहीं हो पाता है, तो मैं उनसे फोन पर बात करती हूँ। और मैंने ये देखा है कि कितनी आसान सी तो चीज थी, और मैं इतने टाइम से कर ही नहीं रही थी। हमारे हाथ में मोबाइल है जिसको हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी इसमें से उठा के अपनों को फोन नहीं लगाते हैं। और अपनों को फोन लगा के मन को कितना अच्छा लगता है। तो बेसिकली हॉस्टिलिटी, अगर संवाद ना हो तो भी डेवलप हो जाती है, कम्युनिटी में भी डेवलप हो जाती है। कि आप किसी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हो, कोई भी संस्थान, तो कम्युनिटी कहीं ना कहीं आपको या तो एड्रेस के तौर पे ही इस्तेमाल करती है, आप वहाँ का लैंडमार्क बन जाते हो, या कहीं ना कहीं आप उस कम्युनिटी में रहते हो, तो कम्युनिटी के मन में आपके प्रति एक अपनेपन का भाव जाग जाता है। और कम्युनिटी जो है आपसे कहीं ना कहीं संवाद, आपसे इंटरैक्शन, it starts looking forward to it, that there should be some interaction between you and the community also. And if you exist in the community and if you don't interact with the community, then also hostility gets built up. तो मैंने कहा ना, कई बार तो बहुत ही बेबुनियाद सी चीज है, मतलब जिसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट करती है, हॉस्टिलिटी बनती चली जाती है। तो आपको एम्पैथी में कन्वर्ट करना है। एम्पैथी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होता है। अब चूंकि मैं पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में हूँ, तो मेरे भीतर बहुत ज्यादा एम्पैथी है। कभी कभी मेरे बच्चे जो है, मेरी बेटी दामाद, हाँ, मजाक में आपस में लड़ने की एक्टिंग करते हैं और मामला मेरी कोर्ट में लेके आते हैं, तो मैं कहती हूँ कि इसकी ये बात है और उसकी ये बात है। तो मुझे बेटी की बात भी समझ में आती है, दामाद की बात भी समझ में आती है, बेटी की बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है, दामाद की बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। तो मैं इसकी तरफ भी बोलती हूँ, मैं उसकी तरफ भी बोलती हूँ। तो मेरे दामाद कहते हैं कि आपको तो पॉलिटिशियन होना चाहिए, आप एक तरफ नहीं बोलते। अब मैं एक तरफ इसलिए नहीं बोल पाती कि मेरे भीतर बहुत ज्यादा एम्पैथी भरी हुई है, मैं हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करती हूँ, और भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है कि समझ भी पाती हूँ, समझ जाती हूँ हर एक का। तो ये एक बात है। तो हॉस्टिलिटी जो है एक बहुत ही दुर्भावना जिसको कहते हैं, हॉस्टिलिटी यानी शत्रुता की भावना, दुर्भावना, जो है वैमनस्य की भावना, तो इसको ट्रेस करके संस्था के अंदर उसको सिंपैथी या एम्पैथी में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी नेगेटिव चीज है, अच्छा मैं एक बात बता दूं कि जो है अभी आज का जो ये विषय था, इसको मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है कहीं भी, और
बस मुझे ये इसलिए पसंद है कि मैं पॉजिटिव इंसान हूँ और मेरे ये दिल के करीब लगता है मुझे ये टॉपिक। और आज के लेक्चर के लिए मैंने जरा भी तैयारी भी नहीं करी है। मुझे पता नहीं क्यों मुकम्मल चीजें पसंद ही नहीं है। मुझे खोज पसंद है, मुझे राहें पसंद है। तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है, इसलिए जो बोलूंगी दिल से बोलूंगी। और क्लास में भी कभी बाल्टी भर के नॉलेज लेके नहीं जाती, विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर ही खोजती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से कुछ खोज लिया है, बल्कि जो मैंने चीजें पहले से खोज ली रहती है वो मुझे क्लास में पढ़ाने की इच्छा ही नहीं होती है। मुझे वो शक्लें दिखती है, और फिर वो शक्लें, वो इंक्विजिटिव, वो उत्साही चेहरे दिखते हैं। और फिर जो है हम एक टॉपिक लिखते हैं बोर्ड पे, और फिर कुछ मैं बोलती हूँ, कुछ वो बोलते हैं, कुछ मैं बोलती हूँ, कुछ वो बोलते हैं, और जो तारतम्य बनता है, और मतलब क्लास ना होके एक संगीत हो जाता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो जो है ये एक बात है। अच्छा, हॉस्टिलिटी से हम दूसरी बात पे आते हैं, वो है प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस यानी पक्षपात। तो संस्थाओं में पक्षपात वाली बात हो जाती है, और कहीं ना कहीं पक्षपात जो होते हैं वो एक नेगेटिविटी को डेवलप करते हैं, और जो है पक्षपात प्रोडक्टिविटी को भी कम करते हैं, लॉयल्टी को कम करते हैं, कहीं ना कहीं फील गुड फैक्टर को कम करते हैं। मुझे ध्यान है कि हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे पहले, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, तो वो हर विद्यार्थी की तरफ देखकर बात नहीं करते थे। तो हमें ये अच्छा नहीं लगता था कि यार हम भी तो हैं क्लास में, एक या दो विद्यार्थियों की तरफ ही देख के बातें कर रहे हैं, तो हम भी तो हैं। तो हमें अपना अस्तित्व, वहां पे अस्तित्वहीन फील होता था कि हम क्लास में हैं और हमारे पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो ये प्रेजुडिसेस के अंतर्गत आता है कि टीचर्स के क्या होता है कि कुछ फेवरेट विद्यार्थी हो जाते हैं, और जब वो क्लास में भी बात करते हैं तो वो उन्हीं विद्यार्थियों की तरफ देखकर बात करते हैं, जिससे दूसरे विद्यार्थियों को अच्छा नहीं फील होता है, उनका फील गुड फैक्टर कम होता है, उनका क्लास में आने का मन कम होता है, उनकी सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी नहीं बन पाती, वो खुश होकर कॉलेज नहीं आते हैं। तो उन्हें कुछ अपनी अस्तित्वहीनता लगती है। तो ये बात, ये तो मैंने एक मामूली क्लास का एग्जाम्पल दिया। तो प्रेजुडिसेस जो है कई हो जाते हैं, जैसे प्रेजुडिसेस ऑफ कास्ट, प्रेजुडिसेस ऑफ क्रीड, प्रेजुडिसेस ऑफ रिलीजन, प्रेजुडिसेस ऑफ जेंडर। प्रेजुडिसेस को हम बायसनेस भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेजुडिसेस जो हैं ये अफेक्ट करते हैं हार्मनी को, पीस को, प्रोडक्टिविटी को। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं संस्था की ग्रोथ के लिए, संस्था के आगे बढ़ने के लिए। आजकल तो एचआर वाले इन पर बहुत ज्यादा काम, एम्प्लॉयज जो है वो एम्प्लॉयज है वो बहुत दुखी होकर काम करते थे या प्रताड़ित होकर काम करते थे। आजकल वो समय आजकल वो समय चला गया है। लगता है नेटवर्क की कुछ समस्या आ गई है। हाँ, मुझे भी। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। जी जी मैम। हाँ, सॉरी। तो जी जो है वो समय चला गया है। आजकल एचआर वाले नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं कि कैसे एम्प्लॉयज जो हैं वो खुश रहें। इस तरह के काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि हर एम्प्लॉय खुश होकर अपने काम पर जाए, दुखी होकर बोझ समझकर नहीं जाए। तो प्रेजुडिसेस बहुत होते हैं, जैसे कुछ पढ़ाने वाले रहते हैं, वो जो है लड़कियों की तरफ जो है वो उनको ज्यादा नंबर दे देते हैं बनिस्बत लड़कों के,
या कुछ लड़कों को ज्यादा नंबर दे देते हैं। तो ऐसे जेंडर प्रेजुडिसेस भी रहते हैं। फीमेल फैकल्टीज रहती है, वो फीमेल को ज्यादा नंबर दे देती है, तो ऐसे जेंडर प्रेजुडिसेस होते हैं। और कई बार जो है कॉलेजेस में भी कोई पर्टिकुलर एरिया के लोग जो रहते हैं वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग रहते हैं, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन ये सभी जगहों पर लागू होती है। तो ऐसी ग्रुपिज्म बहुत हो जाती है कहीं ना कहीं। और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहते हैं वो कोई टीचर्स के प्रति प्रेजुडाइज्ड रहते हैं, और कई टीचर्स रहते हैं वो कई स्टूडेंट्स के प्रति, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, प्रेजुडाइज्ड रहते हैं। तो ये जो प्रेजुडिसेस रहते हैं ये सुनने में बहुत हल्के फुल्के लग रहे हैं, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं उनसे ये बात की अपेक्षा की जाती है कि उन्हें बहुत न्यायप्रिय और अनबयास्ड और ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि ऐसा होता नहीं है। इतने आदर्श एडमिनिस्ट्रेटर्स भी जो अलग अलग कुर्सियों पे संस्थानों में बैठे हुए रहते हैं, इतने आदर्श वाले तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा ह्यूमन रहते हैं और वो भी बहुत ज्यादा प्रेजुडाइज्ड रहते हैं। तो ये जो प्रेजुडिसेस रहते हैं इनको कैसे एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट करें? तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के हिस्से में बहुत ज्यादा साइकोलॉजी आती है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का उसको बहुत ज्यादा बड़ा ज्ञाता होना जरूरी है। तो जो है इन प्रेजुडिसेस को ट्रेस करना सबसे पहले तो, और ट्रेस करने के बाद उनको he has to find means and ways to convert these prejudices into acceptance. So that is very much important. तो कई बार ऐसा होता है कि हमने बात करी थी एक्सटर्नल पब्लिक में, और मैंने कहा था कि ये तीनों तो सभी की एक्सटर्नल पब्लिक होती है, जैसे मीडिया है, जैसे कम्युनिटी है, जैसे गवर्नमेंट है। तो ये कोई ना कोई संस्थानों के प्रति भी प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं, कोई ना कोई संस्थानों के प्रति। जैसे मीडिया है तो वो जो संस्थान ज्यादा विज्ञापन दे देते हैं उनके पास प्रति प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं, या जो संस्थान उनसे बहुत ज्यादा, हालांकि मीडिया से ये उम्मीद की जाती है कि मीडिया को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, बहुत ज्यादा तटस्थ होना जरूरी है, लेकिन वो तटस्थता भी आदर्शों की बात ज्यादा रह गई है। तो मीडिया भी कई बार प्रेजुडाइज्ड हो जाता है कुछ संस्थानों के प्रति। तो इस प्रेजुडिस को समझना एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो संस्थान का है वो मीडिया के प्रेजुडिसेस को भी समझे कि मीडिया क्यों उसके संस्थान के प्रति प्रेजुडाइज नहीं है, या क्यों उसके संस्थान के बारे में अच्छी खबर नहीं देता है, और क्यों उसके कॉम्पिटिटिव संस्थान के बारे में ज्यादा खबर देता है। तो ये प्रेजुडिसेस जो मीडिया में है वो एक पीआरओ को समझकर उसको एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये तो मैंने कहा पहले तो ट्रेस करना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ट्रेस करने के बाद में फाइंडिंग मीन्स एंड वेज टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सेप्टेंस, तो वो अपने आप में दूसरी एक बड़ी बात है कि कैसे वो मीन्स एंड वेज को फाइंड करे और उनको एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट करें। तो पब्लिक रिलेशंस एडाप्टेबिलिटी का नाम है, पब्लिक रिलेशंस एक्सेप्टेंस का नाम है। पब्लिक रिलेशंस रिबेलियस नहीं है, पब्लिक रिलेशंस हमेशा स्वीकार करता है, स्वीकार कर लेता है। जैसे मैं कई बार मैं खुद सोचती हूँ, जैसे मैं आज की यंगर जनरेशन को देखती हूँ तो वो क्वेश्चन करती है कई चीजों को, और मैं डेस्टिनी मान के एक्सेप्ट कर लेती हूँ कई चीजों को। तो पब्लिक रिलेशंस बहुत कुछ एक्सेप्टेंस का भी नाम है। जैसे मैं देखती हूँ कि मैंने कई चीजों को डेस्टिनी मानकर एक्सेप्ट कर लिया, और वही मेरी बेटी है तो वो कई बार कई चीजों के प्रति उसके क्वेश्चंस रहते हैं कि क्यों, हम ही क्यों।
तो मैं ही क्यों, हम ही क्यों, कुछ कुछ चीजों में। तो जो है पब्लिक रिलेशंस एडाप्टेबिलिटी का नाम है, बहुत ज्यादा एडाप्टेबिलिटी का नाम है। और हालांकि वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है, बट कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में क्वेश्चनिंग वाली बात आ जाती है। इसमें कन्वर्ट करना है, ये दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट था प्रेजुडिसेस। तीसरा नेगेटिव एस्पेक्ट है अपेथी, APATHY। अपेथी मतलब उदासीनता। उदासीनता को हमें कन्वर्ट करना है इंटरेस्ट। अब संस्थान में उदासीनता होती है, संस्थान में उदासीनता कई जगह देखने में आती है। उदासीनता की बात करें तो अधिकतर लोगों को 90% लोगों को संस्थान में सुबह उठ के जाने की इच्छा ही नहीं होती है, उनके अंदर एक उदासीनता रहती है। बहुत कम लोग रहते हैं मेरे जैसे बिरले लोग जो खुश होकर संस्थान में काम करने जाते हैं। अधिकतर लोगों को नौकरी करने जाने की इच्छा ही नहीं होती है, एक उदासीनता रहती है उनके अंदर। और संस्थानों में भी उदासीनता पसरी रहती है। जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तो ऐसा बहुत कुछ रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, बहुत उदासीनता पसरी रहती है। कई बार अच्छे अच्छे संस्थानों में भी, प्राइवेट संस्थानों में भी ऐसा होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात लें तो स्टूडेंट्स को भी कॉलेज आने की इच्छा ही नहीं है, और कॉलेज आ जाते हैं तो क्लास में जाने की इच्छा नहीं है, और क्लास में चले भी जाते हैं तो पढ़ने की इच्छा नहीं रहती है। और पढ़ने जबरदस्ती उनको 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर दो तो वो घड़ी देखते रहते हैं बार बार कि कब क्लास खत्म होगी, या वो खिड़की के बाहर देखने लगते हैं, या कभी कोई अवरोध आ गया तो टीचर से ज्यादा उस अवरोध को वो अटेंशन पे करेंगे। तो उनके अंदर ये बात रहती है। कैंपस में भी एक तरह की उदासीनता भरी हुई रहती है, पसरी हुई रहती है। कई बार मैंने देखा है कि कई संस्थान बहुत सुंदर रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा रहती है वहां पर, ममता जी प्रोफेसर लेकिन है। वहां पर भी जाकर ऐसा होता है कि हमको थोड़े दिन तो अच्छा लगता है, बाद में हम आदी हो जाते हैं कि अच्छा ये फूल इस जगह उग रहा है, ये बेंच यहाँ पे है, इस तरह इस जगह की दीवार यहाँ से थोड़ी टूटी हुई है। मतलब हम जो इतने अभ्यस्त हो जाते हैं रोज रोज वहां जाकर, कि अभ्यस्त होने से क्या होता है कि एक मोनोटोनी बन जाती है। और जब एक मोनोटोनी बन जाती है, मोनोटोनी इज नथिंग बट उदासीन, तो एक मोनोटोनी बन जाती है। और वो मोनोटोनी जो है ना, वो बोरियत लाने देती है। जैसे मैंने कहा कि मैं खुश होकर नौकरी पे जाती हूँ रोज, लेकिन अभी मैं एक टूर पे गई थी, काशी विश्वनाथ गई थी, प्रयागराज गई थी, चित्रकूट गई थी, और जो है कहा प्रयागराज, चित्रकूट, बनारस गई थी मैं। तो मैंने ये देखा कि मेरा 10-12 दिन का टूर था, तो मुझे लगा कि जैसे मैं वापस नए होके आ गई हूँ, मेरी पूरी सर्विसिंग हो गई है, मेरा दिमाग में इतनी फ्रेशनेस आ गई उसके बाद। तो कहीं ना कहीं मोनोटोनी जो रहती है वो उदासीनता को डेवलप करती है। कई बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्होंने वही मेडल और वो सर्टिफिकेट और अपने नोटिस बोर्ड पे लगाए हुए रहते हैं। कॉलेजेस में भी नोटिस बोर्ड बदलते ही नहीं है, वो की वही चीजें लगी हुई रहती है, जिसके कारण क्या है कि एक वाइब्रेंसी कम होती है। घर के अंदर भी कोई अलग हम सेटिंग ही नहीं करते हैं, फर्नीचर की वही एक जगह बना देते हैं, उसको वहीं रखते हैं, सारी चीजों की जगह तय रहती है, साल दर साल तय रहती है, कोई टूट फूट नहीं होती, कोई फर्नीचर को हम चेंज नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं नयापन जरूरी रहता है। अब जैसे मैं इंदौर में, मेरा घर मेरे कॉलेज से 1 घंटे का रास्ता हुआ करता था, तो वो रास्ते के प्रति मैं ब्लाइंड हो गई।
रोज की रोज वही दुकानें, वही बोर्ड, वो की वही पेड़, वैसा के वैसे ही रोज के रोज। अब जब मैं काशी गई, जब मैं अयोध्या गई, तो वहां भी ऐसा ही था। वही सड़कें थी, वही दुकानें थी, वही बोर्ड थे वहां पे भी। तो जो है, हालांकि अयोध्या में एक चीज वहां की गवर्नमेंट ने एक नई चीज करी है कि वहां के जो बोर्ड होते हैं, वहां पे वो बोर्ड पे उनको सबको एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलना पड़ता है। सब बोर्ड एक जैसे होते हैं, तो एक जैसे वही तयशुदा रास्ते जो है, उनसे हम बोर हो जाते हैं, एक उदासीनता बन जाती है। तो अपैथी हैज गॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू इंटरेस्ट, कि हम ऐसा क्या करें कि इंटरेस्ट डेवलप हो। तो आजकल संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होने लगी हैं। समर स्कूल्स होते हैं, विंटर स्कूल्स होते हैं, वैल्यू एडेड कोर्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, और तरह तरह की चीज़ें होती रहती है हमेशा। मतलब कैंपस जो है ना, वो एक्टिविटी से वाइब्रेंट रहता है। पब्लिक रिलेशंस इज वाइब्रेंसी, मतलब वाइब्रेंट रहना चाहिए। तो पब्लिक रिलेशंस कुछ बासी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता, वहां पे वाइब्रेंसी होनी चाहिए। तो संस्थाएं ऐसी शिथिल सी दिखती, मरी मरी सी, उदासीन। तो कुछ ना कुछ बदलाव होते रहना जरूरी है। जहां मैंने इवेंट्स की बात करी, तो आजकल ये भी हो गया है कि संस्थाओं में इतने ज्यादा इवेंट्स होने लगे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है क्लासेस। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक मुहिम चलाऊं कि सेव क्लासेस, क्योंकि क्लासें प्रभावित हो रही है, जबकि क्लासों में बहुत पोटेंशियल है। क्लास में जब मैंने कहा था कि संगीत बजता है जब आप एक टॉपिक बोर्ड पे लिखते हो, और टीचर बोलता है, और टीचर खोजता है, और बच्चे खोजते हैं, और सब मिलकर खोजते हैं, और पता नहीं लास्ट में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जब कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो वो गढ़ जीतने समान होता है। तो ये संगीत जो है क्लासों का, ये खत्म होता जा रहा है। तो ये मतलब ठीक है, इवेंट्स वाइब्रेंसी लेके आते हैं, इवेंट्स अपैथी को फाइट करते हैं, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अपैथी हैज गॉट टू बी कन्वर्टेड टू इंटरेस्ट, वाइब्रेंसी। भाई धड़कना चाहिए, संस्थान जो है वो धड़कना चाहिए। जैसे मैं इंदौर में रहती हूँ, तो राजवाड़ा है। राजवाड़ा को इंदौर का दिल कहा जाता है। वैसे तो मध्य प्रदेश में रहती हूँ, तो मध्य प्रदेश को भी भारत का दिल कहा जाता है। तो जैसे दिल धड़कता है ना, तो ऐसे संस्थाएं भी धड़कना चाहिए। संस्थाओं में, संस्थाएं सोई हुई नहीं होना चाहिए, मरी हुई नहीं रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, धड़कना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। तो ये एक बात हो गई अपैथी। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो रहता है, वो संस्थान में अपैथी कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है उसको तलाश करता है, और फिर उसको इंटरेस्ट में जो है कन्वर्ट करता है। तरीके ढूंढता है कि कैसे अपैथी को ढूंढे। पहले तो ढूंढने के तरीके ढूंढता है, फिर अपैथी को कैसे इंटरेस्ट में कन्वर्ट करे, ये तरीके ढूंढता है। तो उसके पास बहुत ज्यादा काम रहता है। पब्लिक रिलेशंस जो है वो बहुत हार्ड वर्क है, बेसिकली हार्ड वर्क है, उसके साथ में बहुत चैलेंजेस है। लेकिन फिर भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बहुत ही कूल, बहुत ही काम, बहुत ही शांत, बहुत ही स्माइलिंग, बहुत ही अडाप्टिव, बहुत ही एक्सेप्टेंस वाला, और बहुत ही पॉजिटिव इंसान नजर आएगा। कई बार सोचते हैं कि ये पीआरओज जो है, ये रोज बहुत लंबा लंबा मेडिटेशन करते हैं क्या? होता कैसे है, इतने पॉजिटिव, इतने पीसफुल रहते कैसे हैं ये? तो ये एक बात है। अब लास्ट पॉइंट जो था, वो था इग्नोरेंस। तो कई बार ये रहता है ना, अपैथी की अगर बात करें, तो हम भी तो अपना एग्जिस्टेंस बताने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं।
अब जैसे अभी हमने एक नई चीज ढूंढी थी जो कि हमें रात नहीं गुजारनी थी बनारस में, हमें आगे प्रयागराज में जाना था। तो हमने सोचा कि चूंकि हमें 2-3 घंटे 4-5 घंटे ही गुजारने हैं, तो क्यों ना रेलवे के रिटायरिंग रूम को देखा जाए। तो हमें पता चला कि रेलवे के रिटायरिंग, क्योंकि आजकल सब होटल में रुकते हैं, हम भी कभी रिटायरिंग रूम में रुके नहीं, तो रेलवे के रिटायरिंग रूम देखे तो रेलवे ने कि बहुत अच्छी सुविधाएं दी हुई है यात्रियों के लिए। अच्छे एयर कंडीशन रेलवे के जो रिटायरिंग रूम है, और एयर कंडीशन डॉर्मिटरीज भी रहती है। जैसे कुछ लोगों को चीप ट्रैवल पसंद रहता है और उनको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक किसी जगह रहना नहीं रहता है, तो अच्छी एयर कंडीशन अच्छी अच्छी जगहों पर डॉर्मिटरीज बनी हुई है, रिटायरिंग रूम बने हुए हैं। रेलवे ने इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, लेकिन रेलवे खुद इस फैसिलिटी को कहाँ हाईलाइट करती है। ऐसे ही संस्थानों के अंदर संस्थान जो है, अब जैसे यूनियन कार्बाइड का ही हुआ था भोपाल गैस लीक के समय, तो जब वहां पे वो ट्रेजेडी हुई थी, तो उसके बाद वो पब्लिक रिलेशंस उन्होंने करना शुरू किया कि हमारी देश की इकोनॉमी में ये भूमिका है, हमने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, हमारा ये जो है एनुअल टर्नओवर है, देश की इकोनॉमी में हमारा बहुत बड़ा रोल है, हम इतनी जगहों पर भारत में काम करते हैं। ये सब चीजें आपको कॉरपोरेट एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू निरंतर बोलना चाहिए था। अब जब क्राइसिस हो गई है, तब आपकी बात को सुनने वाला कोई भी नहीं है, तो वो एक निरंतरता बनाए रखना जरूरी थी। तो पब्लिक रिलेशंस कहता है कि डू गुड एंड कम्युनिकेट इट। तो कई संस्थान ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर दिखने की इच्छा नहीं रहती है, एग्जिस्टेंस शो करने की इच्छा नहीं रहती है। और आज का समय ऐसा है कि जो दिखता है वो बिकता है, ये वाली बात आजकल है। तो उनके भीतर इच्छा ही नहीं रहती है। जैसे मैंने देखा ना कि रेलवे में इतनी अच्छी सुविधा दी हुई है, लेकिन रेलवे ने इसको हाईलाइट ही नहीं किया, और बहुत ज्यादा वहाँ के कर्मचारी जो वहाँ पे इस चीज में जुड़े हुए रहते हैं, उनको भी लगता है कि ज्यादा लोग आएंगे काम बढ़ेगा। और हम भारतीय लोगों में एक ये बात रहती है कि हम ज्यादा तनख्वाह में अगर हमें कम काम करना पड़े तो हम बहुत खुश होते हैं। अगर हमें तनख्वाह मिल रही है और हमें काम भी नहीं करना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा प्रिविलेज तो हमें कुछ लगता ही नहीं है। तो वहां के जो कर्मचारी रहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा आगे होके इस तरह के काम नहीं करना चाहते हैं कि ज्यादा लोग आए और वहां पर रुके। तो ये बात है कि अगर आप जिंदा हो तो दिखो, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो बताओ, अपना एग्जिस्टेंस बताओ। विजिबिलिटी का समय है, सोशल मीडिया का कंसेप्ट ही यही है। सोशल मीडिया विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए है, और सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये भी है कि वो विजिबिलिटी के लिए काम करना चाहता है। मतलब सोशल मीडिया को इस्तेमाल लोग विजिबल होने के लिए करते हैं। अब जैसे मैंने एक कैंपेन चालू किया है, सेलिब्रेट लाइफ। तो मैं एक पोस्ट बनाती हूँ हर रोज सुबह। सुबह मेरे मन में बहुत अच्छे विचार आते हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ दिख जाता है रोज, जिसको लोगों की आंखें जिस पे लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, उस पर मेरा ध्यान चला जाता है। वो बहुत कुछ बारीक सी चीज रहती है, उसको मैं ट्रेस कर लेती हूँ, उसको मैं पकड़ लेती हूँ, और उस चीज के ऊपर मैं लिख देती हूँ, और उसको मैं लिंक्डइन पे डाल देती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ। लिंक्डइन जहाँ मेरी प्रोफेशनल कम्युनिटी है, इंस्टाग्राम जहाँ मेरे स्टूडेंट्स हैं, फेसबुक जहाँ पे जो है मेरे रिश्तेदार वगैरह और दूसरे फ्रेंड्स भी हैं। तो मैं उस पोस्ट को यहाँ पर डाल देती हूँ। और अभी लेटली तो मैं जब बनारस गई थी तो ट्रेन में मुझे लग रहा था कि टाइम बहुत सारा है मेरे पास, तो मैंने
ट्विटर को भी एक्सप्लोर किया और मुझे अच्छा लगा कि ट्विटर पे भी कई चीज़ें डाली जा सकती है। तो मुझे लगता है कि हम मीडिया वाले हैं तो कम से कम हमें तो सारे मीडिया आउटलेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मुझे किसी ने कहा कि आप जो ये पोस्ट लिखते हो ये लिंक्डइन के लिए नहीं आई है, ये तो एक प्रोफेशनल कम्युनिटी है लिंक्डइन तो। और ट्विटर पे तो जनरली पॉलिटिशियंस वगैरह जो है या बिजनेसमैन जो है वो ट्वीट करते हैं। पर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब कोई मीडिया, चाहे सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, जब वो अस्तित्व में आया तो उसने अपनी कोई पर्सनालिटी तय नहीं करी थी। उसने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे दिए और अपने कुछ फीचर्स दे दिए। ये तो हमने किसी की पर्सनालिटी निर्धारित कर दी कि फेसबुक यानी ये इस कम्युनिटी के लिए, इंस्टाग्राम मतलब ये और इस कम्युनिटी के लिए, ट्विटर मतलब ये और इस कम्युनिटी के लिए, लिंक्डइन मतलब ये इस कम्युनिटी के लिए। तो मैं ऐसे किसी को बांधना नहीं चाहती, ना खुद बंधना चाहती। तो मैं एक ही पोस्ट को सारे उस पे डाल देती हूँ कई बार। हाँ, ट्विटर पे कैरेक्टर्स कम आते हैं तो उन पे कम डालना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि क्यों मैं गड़ी गड़ाई चीज के हिसाब से चलूं, क्यों ना मैं किसी मीडिया को गढ़ने की कोशिश करूं, मुझे जो करना है मैं करूं। तो ये एक बात थी। अच्छा, अब मैं आती हूँ इग्नोरेंस पे, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि टाइम भी होता जा रहा है और मेरे पास 7 बजे तक का टाइम है। तो जो है अब आता है इग्नोरेंस। तो संस्थान में जो कर्मचारी काम करते हैं तो वो अपने संस्थान के बारे में ही इग्नोरेंट रहते हैं। मतलब उनको संस्थान के बारे में मालूम ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। जैसे मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हूँ तो कि मेरे संस्थान में क्या हो रहा है, मेरी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कहाँ क्या हो रहा है। तो हम खुद ही इग्नोरेंट रहते हैं। पहले बात तो संस्थान के अंदर क्या चल रहा है, हम सुबह टाइम पे जाते हैं, शाम को जैसे ही टाइम खत्म होता है अपना झोला उठाते हैं और चले। अपना जो काम है हम उस घोड़े के समान रहते हैं जिसके आगे वो S2 लगाए हुए रहते हैं। तो हम बहुत ज्यादा इधर उधर देखने की कोशिश नहीं करते। हमारा जो काम है हम वो करते हैं और हम निकल जाते हैं। तो हम बहुत इग्नोरेंट रहते हैं। लेकिन ये संस्थान के लिए अच्छी चीज नहीं है। हमारा इग्नोरेंस संस्थान के लिए अच्छी चीज नहीं है। संस्थान के लिए ये जरूरी है कि हम एजुकेटेड रहें संस्थान की गतिविधियों के बारे में। हम एजुकेटेड रहें, ये संस्थान के लिए जरूरी है। तो इग्नोरेंट रहते हैं हम। अब जैसे मैंने बताया कि हमारी एक्सटर्नल पब्लिक कम्युनिटी है, मीडिया है, गवर्नमेंट है, हम हैं और फिर भी हमारे बारे में इग्नोरेंट हैं लोग। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये आत्म मंथन करने वाली चीज है कि क्यों हम हैं और लोग हमारे में दिलचस्पी नहीं है लोगों की, और लोग हमारे बारे में इग्नोरेंट हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहाँ कहाँ इग्नोरेंस है उसके संस्थान के अंदर उसको ट्रेस करता है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है और फिर उसको जो है नॉलेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। मैं सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में पढ़ाती हूँ और यहाँ पर इस चीज के लिए बहुत काम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि महीने में एक इवेंट होता है जिसको कहते हैं आत्म मंथन। तो हमारे यहाँ कुछ 14 विभाग हैं टोटल, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग बिल्डिंग है। तो आत्म मंथन में सबके तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है, हर कोर्स के, मैनेजमेंट हो गया, फोरेंसिक साइंस हो गया, साइंसेस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जर्नलिज्म हो गया, डिजाइन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। तो इन सब के जो है ये सैटरडे के दिन, एक महीने के एक सैटरडे के दिन आत्म मंथन होता है क्योंकि सैटरडे स्टूडेंट्स की छुट्टी होती है। तो आत्म मंथन में यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ 800 से ऊपर जो है उससे भी ज्यादा, 1000 करीब फैकल्टीज हैं। तो एक बड़ा ऑडिटोरियम है, हम सब उसमें बैठते हैं और जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट रहता है इंस्टीट्यूट का,
वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करता है कि महीने भर में उसके यहाँ क्या क्या गतिविधियां हुई और किसने कितने रिसर्च पेपर लिखे, कितने पेटेंट हुए, किसने कितने कॉपीराइट किए और इवेंट क्या क्या हुए और स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स क्या रहे, संस्थान को कहाँ कहाँ अवार्ड मिले, संस्थान की फैकल्टी ने कहाँ कहाँ जाकर गेस्ट लेक्चर दिए, कहाँ संस्थान की फैकल्टीज को चीफ गेस्ट बनाया गया और जो है कंसल्टेंसी में किसने कितना काम किया। तो ऐसे पूरा एक प्रेजेंटेशन सबको 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं, ज़्यादा भी टाइम हो सकता है। तो उसमें सारे इंस्टीट्यूट्स जो है, सारे काम करने वाले जितनी भी फैकल्टीज रहती है अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, जिससे मैं जर्नलिज्म वाली हूँ तो मुझे ये पता रहता है कि फोरेंसिक में क्या हो रहा है, मुझे ये पता रहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, मुझे ये पता रहता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, कौन सी फैकल्टी ने क्या अचीव किया है, मुझे सब मालूम रहता है। तो ऐसा नहीं रहता है कि ये टाइम हमारा सोने के लिए रहता है वो ऑडिटोरियम में बैठ के, कि हम मजे से बैठ के पीपीटी देखते रहें जब सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट अपनी पीपीटी बता रहे हैं। उस समय हमें नोट डाउन करना रहता है और उस एक इवेंट में या तो चांसलर जो कि हमारे यहाँ के ओनर हैं श्री संजीव अग्रवाल वो आते हैं, या प्रो चांसलर श्री प्रशांत जैन, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साक्षी अग्रवाल वो आती है। और वो लोग जो है उसके बाद में एक क्विज रखा जाता है, सारे एचआर वाले सबके मोबाइल पे क्वेश्चन डाल देते हैं और उस क्विज को हमें आंसर करना रहता है। और वो क्विज किसी भी तरह का रहता है, या फिर इनमें से जो आते हैं कोई लोग वो किसी भी इंसान को उठा के कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और जब उसके बाद उसको बहुत मतलब शर्म का सामना करना पड़ता है जब वो जवाब नहीं दे पाता है। तो ये हमारे यहाँ एक एक्सरसाइज की जाती है इग्नोरेंस को बीट करने की, कि अगर आप संस्थान में हो किसी तो आपको उस संस्थान के बारे में मालूम होना चाहिए। अब मीडिया में भी तो हम प्रेस रिलीजेस वगैरह इसीलिए भेजते हैं कि हम कुछ इवेंट कर रहे हैं तो मीडिया को मालूम हो, क्योंकि मीडिया के लिए तो इंफॉर्मेशन ऑक्सीजन है और पब्लिक रिलेशंस के लिए इंफॉर्मेशन देना एक ज़रूरत है। तो दोनों का पर्पस सॉल्व होता है कि संस्थान अपने बारे में मीडिया को इंफॉर्मेशन दे, तो मीडिया से भी एक अच्छा रिलेशन बनता है कि मीडिया समझता है कि उसको इतना इम्पोर्टेंट समझा गया कि उसको संस्थान ने अपने बारे में एजुकेट किया, इन्फॉर्म किया। कई बार संस्थान जो है वो मीडिया विजिट्स भी प्लान करे और मीडिया को बताए कि देखिए भाई आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, इट इज ओनली थ्रू यू दैट पीपल कम टू नो अबाउट अस। तो यू शुड नो अबाउट आवर वर्किंग, आवर प्रॉब्लम्स, आवर चैलेंजेस। तो ये अगर आपके लिए जीवन में कोई महत्वपूर्ण है तो उसको महत्व देने में कोई बुराई नहीं है और मीडिया महत्वपूर्ण है। कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बुलाया जाए, मिनिस्टर्स को बुलाया जाए, हमारे संस्थान के बारे में बताया जाए, उसकी वर्किंग, उसकी आइडियोलॉजी, उसके गोल्स, उसके अचीवमेंट्स, ये सब बताया जाए। कम्युनिटी को कुछ ऐसा किया जाए, जैसे इंदौर में ही एक बहुत डेली कॉलेज नाम का स्कूल है जो काफ़ी रेसिडेंशियल स्कूल है और काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है। तो पहले वो लोग इस तरह की चीज़ें वो अपने में अलग थलग रहते थे, लेकिन ये दौर कम्युनिकेशन का है जहाँ पर सितारों को भी जमीन पे आना पड़ता है अगर एक्सेप्टेंस चाहिए तो उनको धीरे धीरे ये समझ में आया कि वो जिस कम्युनिटी में रहते हैं तो वहां से उन लोगों के साथ एक इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो उन्होंने अपने यहाँ एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बनाया जहाँ पर अलग अलग तरह के वो लोग फंक्शन करते हैं, जिससे अलग अलग तरह के लोग डेली कॉलेज में आते हैं, डेली कॉलेज की फैसिलिटीज देखते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। कहीं ना कहीं एक जो है जुड़ाव बनता है डेली कॉलेज स्कूल से। तो ये कुछ तरीके हैं जुड़ाव बनाने के।
इग्नोरेंस को बीट करके नॉलेज में कन्वर्ट करने के। पब्लिक रिलेशंस पर मैं काफ़ी कुछ बोल सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि 6:59 हो गए हैं और अब जो है मुझे अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहिए। एंड आई एम ओपन टू क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू लिसनिंग टू मी। थैंक्स अ लॉट। चलिए, बहुत बहुत आभार डॉक्टर ममता ओझा जी। आपने जनसंपर्क कर्मी के कुछ विशिष्ट गुणों की ओर संकेत किया, और महत्वपूर्ण जो पंक्ति आपने बोली कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या जनसंपर्क कर्मी किसी भी संस्था के लिए माँ की ममता के समान होता है। तो वास्तव में ये सही है कि जब तक कोई जनसंपर्क कर्मी अपने पूरी जो उसकी संस्था है उसके साथ मन से नहीं जुड़ेगा, तो उसकी सकारात्मक छवि को गढ़ने में उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। लंबे समय तक जनसंपर्क को प्रबंधन के हिस्से के रूप में नहीं देखा गया। नीति निर्माण के वो जो प्रक्रिया है उसमें उससे साथ नहीं लिया गया। तो लेकिन धीरे धीरे ये परिवर्तन हो रहा है, और मैनेजमेंट में भी अब पब्लिक रिलेशंस पढ़ाया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब बिना पीआर के अब काम नहीं कर सकते। और पीआर तो अब मल्टी डायमेंशनल हो गया है। आज से कुछ वर्ष पहले तक तो केवल प्रेस विज्ञप्तियों से काम चलता था, लेकिन आज आपके पास डिजिटल मीडिया है, टेलीविजन के 24 घंटे चलने वाले चैनल्स हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, इतना ज्यादा उसके व्यापक प्रसार हो गया है। तो ऐसे दौर में जिस तरह से आपने कहा कि शत्रुता को सद्भाव में बदल सके, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के काम कर सके, वो जो एक मानवीय सुलभ गुण है उसके आधार पर वो एक सद्भाव और मैत्री भाव से और निरंतर संवाद प्रक्रिया से एक पहचान यदि बना सकता है, तो वो अपने कार्य को शायद प्रभावी ढंग से कर पाएगा। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। सामान्यतः होता यह है कि जब सकारात्मक छपता है तो वो प्रबंधन कहता है कि तो हमारे कारण छप गया, और कुछ भी गलत छपता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पीआरओ पर डाल दी जाती है। कम से कम अपने विश्वविद्यालयों में, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जहां हर अखबार या टीवी चैनल ने अपने रिपोर्ट छोड़ रखे हैं, जहां कई तरह के समूह हैं, जैसा आपने कहा ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उस सारे झंझावातों में एक पीआर कर्मी के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, कैसे वो विश्वविद्यालय की सकारात्मक छवियों को प्रचार प्रसार करे। आज इतनी रिसर्च हो रही है विश्वविद्यालयों में, इतना बड़ा अकादमिक योगदान है, लेकिन खबरें छपती है पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, उसके डेलिब्रेशंस वगैरह जो है वो हम नहीं छपा पाते हैं। विशेषकर जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो ठीक है, हमारे जो अकादमिक जर्नल्स हैं उसमें छपा करके हम अपने एपीआई का जो स्कोर है उसको बढ़ाने में लगे। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन ये सही है कि जब हम एक संयमित होकर के एक पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण भाव से काम करेंगे, तो शायद अपने जो कर्तव्य निर्वाह है उसमें प्रभावी ढंग से सफलता की ओर बढ़ पाएंगे। बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि आज लगभग 100 से अधिक पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं तो ये एक स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि जनसंपर्क में इतने लोगों की रुचि है, और जनसंपर्क का एक इमर्जिंग एरिया भी है ये, चाहे करियर की बात कहें या, और बल्कि मैं तो अभी देख रहा था लिस्ट हमारे पास, तो बांग्लादेश से भी एक प्रोफेसर एमडी जहीर जुड़े हैं, जो एक बांग्लादेश की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से ये इंटरनेशनल वेबिनार अपनी हो गई है कि दूसरे देशों से भी यहाँ मित्र जुड़े हैं हमारे। तो इसके पहले कि अपन इस सत्र को क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करें, मैं एक बार अनुरोध करूंगा फिर प्रियंका जी से कि वो आज के इस आयोजन की स्मृति में आपको एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें, और उसके बाद ये सत्र चर्चा के लिए खुला है। जी सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं मैम को ई सर्टिफिकेट और ई मोमेंटो के थ्रू उन्होंने जो अपना टाइम शेयर किया है हमारे साथ, उसको और वर्थ इट बनाओ। मैम, दिस इज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर फ्रॉम आवर एंड। आपने अपना जो टाइम, अपनी जो नॉलेज, अपना जो इतने टाइम का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, दिस इज जस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर्टिफिकेट भी अभी, हाँ जी सर। मैम, दिस इज फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच मैम। ओके, और ये थैंक यू। सर्टिफिकेट और जो ई मेमेंटो है वो हम आपको व्हाट्सएप पर अभी भिजवा देंगे।
जी सर। जो भी मित्र कुछ कहना चाहते हैं वो हैंड रेस करें, यहाँ सिंबल दिया हुआ है, और अपना सवाल सीधे पूछ सकते हैं, और उनके लिए संभव नहीं है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। The feedback link will be shared in after 10 minutes after this Q&A session. Till that time, those participants who have any related query can raise their hand and come up with their questions. 140th वेबिनार जो हमारी हो रही है वो 24 अक्टूबर को है। 24 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण दिन है, यूएनओ का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हम ये वेबिनार करने जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से अनेक देशों के बीच में संग्राम छिड़ा हुआ है, और कभी कभी तो मानवीय अस्तित्व के सामने एक संकट की स्थिति महसूस होती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जिस पर जिम्मेदारी स्थापना के लिए काम करेगा वो कितना, इन्हीं सब कुछ मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। जो विषय है यूएनओ's रोल इन ग्लोबल पीस मेकिंग, मीडियाज रेस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग। और हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में आ रहे हैं श्री नीरज राजपूत, जो स्वयं लंबे समय तक मीडिया में काम करते रहे, और अब उन्होंने अपना एक जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो स्थापित किया है, और ग्राउंड पे जाके उन्होंने रिपोर्टिंग की है। और रूस यूक्रेन वार पर आपकी हिंदी में पहली पुस्तक आई है। तो नीरज राजपूत, इनका बहुत व्यापक अनुभव है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिपोर्ट्स करने में, तो वो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लिंक जिस पर आपने अभी ज्वाइन किया है वही है, और बाकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 800 से अधिक पार्टिसिपेंट्स और जुड़, उसका लिंक चैट बॉक्स में शेयर किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपको सीधे जानकारी। हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर हम जो सेलिब्रेशंस हैं वो अपलोड कर रहे हैं। 139 वेबिनार हो चुकी हैं। ये सारी वेबिनार्स की जो भी चर्चा है वो आपको मिलेगी। लगभग 200 घंटे के आसपास की रिकॉर्डिंग केवल वेबिनार्स की है। उसके अलावा भी मीडिया के संबंध में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, सब्जेक्ट हैं जिस पर हमने चर्चा की है। तो आपसे ये भी अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप ज्वाइन करें, और इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए जिन विषयों पर आप और भी चाहते हैं कि बातचीत हो, तो अपने कमेंट बॉक्स में आप हमको सुझाव दे सकते हैं। कोई मित्र जो मैम मैं अपना ये है क्वेश्चन रेज कर देती हूँ। मैम इट जस्ट कि अभी आपने काफी सारी चीजें बताई रिगार्डिंग पीआरओ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस, मतलब किस तरीके से हम चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज एज एन पीआरओ हमें बहुत बार ऐसा इमीडिएट तरीके से रिएक्ट करना पड़ता है। सो हम किस तरीके से चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज इज पॉजिटिविटी इज द ओनली ऑप्शन, और व्हाट एल्स वी कैन ऑप्ट एज एन पीआरओ टू ओवरकम द चैलेंजेस। देखिए, पॉजिटिविटी तो एक ऑप्शन है ही। उसके अलावा चैलेंजेस में पब्लिक रिलेशंस जो है एक बहुत ही प्लान्ड डिसिप्लिन है। पब्लिक रिलेशंस में रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है। तो जो पीआरओ है वो चैलेंजेस जो रहती हैं वो जनरली कई बार अगर उनको प्रॉपरली अटेंड नहीं किया जा तो क्राइसिस एरियाज बन जाती है। और पब्लिक रिलेशंस एक बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव डिसिप्लिन है जो पहले से ही चैलेंजेस को एंटिसिपेट कर लेता है, और उन चैलेंजेस को एंटिसिपेट करने के बाद में उनको जो है बेसिकली कहीं ना कहीं जो है अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, या फिर उस पर वर्क करने की कोशिश करता है। तो ये पब्लिक रिलेशंस के साथ में एक बात होती है। तो ये एक दूसरा आयाम है। एक तो पॉजिटिव रहें चैलेंजेस के समय, और पब्लिक रिलेशंस का नेचर ही ऐसा है, नेचर में ऐसा है कि पब्लिक रिलेशंस ट्रांसपेरेंट है, और जो है फुल इंफॉर्मेशन देने में विश्वास रखता है, एजुकेट करने में विश्वास रखता है, एक क्रेडिबल प्रोसेस है वो। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें मुझे यही बात मेन लग रही है कि एंटिसिपेट करे और चैलेंजेस
और पब्लिक रिलेशंस के साथ में ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस आ रही है, क्योंकि पब्लिक रिलेशंस एक क्रेडिबिलिटी की बात है, विश्वसनीयता की बात है, और विश्वसनीयता बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, हमें नेताओं पे विश्वास नहीं है, हमें सरकार पे विश्वास नहीं है, टीचर बच्चों पे विश्वास नहीं करता है, बच्चों को टीचर पे विश्वास नहीं है। तो इतना ज्यादा अविश्वास का माहौल फैला हुआ है और ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि संबंधों में भी बहुत ज्यादा अविश्वास की भावना पैदा होने लगी है। तो ये तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं इस पर काम करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पब्लिक रिलेशंस को आने वाले समय में फैक्चुअल होना पड़ेगा, क्योंकि जितना अविश्वास वाला माहौल है, वो कहीं ना कहीं फैक्ट्स एंड फिगर्स से आप सामने वाले के अंदर जो है वो क्रेडिबिलिटी बिल्डअप कर सकते हो। ओके मैम, ये थैंक मतलब यू। मुझे कई बार ये लगता है, जैसा आपने कहा, अब मैं छोटा सा कंपैरिजन करता हूँ, कोई आक्षेप मेरा किसी पे नहीं है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो एक्टिविटीज है, जैसा आपने कहा कि हमने इवेंट कराए, ये कराए, वो छपेंगी 3-3 कॉलम के अंदर। और यूनिवर्सिटीज के जो एकेडमिक इवेंट्स हैं वो छपेंगे सिंगल कॉलम में, और उसके लिए भी हमको फोन करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उनको। और जो सरकारी यूनिवर्सिटी है वो अब शायद कुछ चेंज होगा तो मुझे पता नहीं, जब मेरा टाइम था तब डीपीआर की रेट्स पर उनको मिलते थे। सेम स्थिति जो मल्टीनेशनल्स है उनके साथ भी है। विज्ञापन और खबरों के संबंध का भी अपने आप में एक रिश्ता है। सरकारी प्रेस नोट, जो जितनी रिसर्च हुई है, जो कुछ मैंने देखा पढ़ा समझा है, उनकी भाषा, उसकी जो सृजनात्मकता है, जैसा आपने कहा, वो लगभग नहीं होती है। इसलिए डेटाबेस जो वो सारी जानकारी है, और डेटा भी कितने सही है, विश्वसनीय है, वो खबरें नहीं छप पाती हैं जितना वो रिपोर्टर खुद अपनी मेहनत करके करता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस मुझे लगता है कि, तो ओवरऑल जब तक उस तरह की ट्रेनिंग नहीं होगी पीआरओस को लेकर के भी, और अखबार में जो जो पेजेस हैं वहां भी वो जो आप पॉजिटिविटी की बात करते हैं वो कहाँ छपती है। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को डूबते हुए बचाया, वो शायद फ्रंट पेज पे नहीं छपेगा। इतने लोग मर गए, वो फ्रंट पेज पे छप रहा है। तो सुबह ही सुबह सारा आत्मविश्वास जो है वो डोलने लगता है, घबराहट होती है कि मानवीय जीवन का अस्तित्व क्या होगा। तो ये मुझे लगता है जब तक पूरी सोसाइटी में इस तरह का परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक शायद ये सारी समस्याएं जो आपने कहा कि अविश्वास और इस तरह का जो वातावरण है बना रहेगा। लेकिन अपनी बात खत्म करूंगा एक बहुत छोटी सी कहानी से, जो मैंने आज ही पढ़ी है। एक कंपनी है, उसमें एक युवती काम कर रही है, और बाई चांस वो एक ऐसी जगह फंस गई, वो ऑटोमेटिक डोर बंद हो गया, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, और वहां कोई नहीं था, और वो एक फ्रीजर टाइप था जहां मौत निश्चित थी। अब उसे घबराहट शुरू होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सिक्योरिटी गार्ड आता है और दरवाजा खोल देता है। वो पूछती है तुम्हें कैसे मालूम पड़ा। उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, मैडम आप जब सुबह सुबह आते थे तो मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग करते थे, और जाते थे तो मुस्कुरा के गुड इवनिंग करते थे। तो सुबह आपने गुड मॉर्निंग तो किया, लेकिन गुड इवनिंग का मुझे आज रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो मुझे लगा कहीं कुछ गड़बड़ है, तो मैं यहाँ आकर के आपको ढूंढते हुए आया, और उसकी जान बच गई। तो जो आपने कहा कि स्माइल, मुस्कान, ये छोटे से जो आपके जेस्चर हैं, है ना, चाहे वो एम्प्लॉइज चौकीदार है, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति है, उनके साथ जो आपका संबंध है, उसने उसकी जान बचा ली। प्रतीकात्मक कहानी है, लेकिन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। तो ये बहुत मुझे सुंदर, लगता है कि, है ना। बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी जी। कहानी। ये एक और कहीं, ये आप, जी कुछ कह रहे हैं और आप। आपने सही कहा सर, मैंने इंदौर यूनिवर्सिटी में भी 15 साल तक पढ़ाया। हाँ, लेकिन वहां की सारी नेगेटिव खबरें बहुत आती थी मीडिया में। जरा सी बात होती कि इशू ब्लो अप हो जाता, और प्रेस रिलीजेस जो है वो मेरिट के बजाय एडवर्टाइजमेंट्स के दम पर ज्यादा छप रही है। की मीटिंग के वो भेजते थे, ब्रीफिंग भेजते क्या थे, और कैसे ट्विस्ट करके हेडलाइंस छपते क्या थे। तो वो तो मैंने एजुकेशनल पीआर की कभी विस्तार से बात हो तो मैं बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, किस तरह के संकट आए, है ना। सुबह 6 बजे फोन आ गया, इसका मतलब वाइस चांसलर परेशान है वो खबरों को लेकर के। तो ये स्थितियां थी, है ना।
कोई एक हैंड रेस है, वो शायद कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या चाहती सर है। मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है अपने साइड से, तो अगर वो करते हैं अपने एंड से अनम्यूट तो दे कैन स्पीक। हाँ, क्या खुश क्या? खुशग्र एक बच्चा है, ही हाँ, हैज रेज्ड हिज खुशग्र। हैंड। हाँ, खुशग्र, आप कुछ पूछना चाहो तो पूछिए। मैंने अपने साइड से अनम्यूट कर दिया है, सो इफ ही कैन, he want to ask something, he can. चलिए, कुछ नहीं पूछ रहे। हाँ भाई सोनू, तुम कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बिहार के उदाहरण दे करके? सोनू जी 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। हाँ, आई गेस अब आप कोशिश कीजिए, यू कैन, यू आर एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। हमारी नहीं हो आवाज पा जा रहा रही है है। हाँ, अब सर? आ रही है आवाज। आ सर रही है। पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, और मैम को मेरा चरण स्पर्श। मैं पटना बिहार से मैम जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अक्सर कम्युनिकेशन टुडे के साथ मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, और प्रियंका दीदी का संचालन से भी मैंने बहुत सीखा भी है। मैम मैं क्या कहूँ, जो विषय है सचमुच में बहुत ही हम लोगों के लिए, डिजिटल मीडिया के जो हम लोग जैसे छात्र जो पत्रकारिता के, उसके लिए बहुत ही आवश्यक और इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, पीआर से संबंधित। तो मुझे लगता है कि मैं अभी वर्तमान में जहाँ मैं रह रहा हूँ, मैं वहाँ भले ही मुफ्त में, मतलब कहने को नगर परिषद या नगर निगम का मेरे साथ एक दो साथी पीआर करते हैं वहाँ का। जैसे मैंने सर ने अभी कहा, बनावत सर ने, कि जैसे लोग जैसे कूद गए और पानी में, वो जो जिन्होंने बचाया उनका फ्रंट पेज पर नाम नहीं होता है। तो हकीकत यही है कि हम जैसे मीडिया जो बंधु जो ब्लॉक स्तर पे होते हैं या जिला स्तर पे होते हैं, वो तो न्यूज हमेशा कुछ ना कुछ छापते ही रहते हैं, मगर पॉजिटिविटी को दिखा वो नहीं पाते हैं। जब वो काम हो जाता है, जब कमी होती है तो हम दिखा देते हैं, और जब कमी को दूर कर दिया जाता है तो उसे हम दिखा नहीं पाते हैं। तो इस वजह से अब अविश्वसनीयता तो बनी है इस तरह की हरकतों से। तो मैं पीआर से संबंधित आपने जो जानकारी साझा की मैम, मुझे बहुत ही रोचक लगा और बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि आपने व्यवहारिक तरीके से और जमीनी तरीके से आपने बातों को रखा और बताया। तो मुझे इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई सवाल नहीं थे, मगर आपके सवाल आपने जो बताया है, जिस ढंग से एक्सप्लेन किया पीआर से संबंधित, मुझे लगता है कि जब मैं इसके प्रति और रुझान, इसके प्रति कार्य करूंगा अपने क्षेत्र में, क्योंकि पत्रकार का पहला काम होता है अवेयरनेस का, अपने आप को अवेयरनेस करना, और लोगों में भी अवेयरनेस, मतलब किसी भी चीज के प्रति उनके मतलब उनके प्रति आग्रह अति करना, मतलब अवेयरनेस करना लोगों को। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आपसे सुन करके, मैं बहुत सारे मार्गदर्शन मिल पाया, और छोटी सी कहानी में सर ने बहुत सारी बातों को समेट लिया, और उन्होंने मेरे सवाल के भी उत्तर भी दिए हैं। तो बनावत सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बहुत आशा रहता है सर, बनावत सर, कि आप कभी बिहार आए तो आपसे भी मुलाकात हो जाए, क्योंकि अब आसी दुनिया में लगातार 4 साल 3 साल से कंटिन्यू प्रियंका दीदी लगातार सर को मैं देख रहा हूँ, मगर कभी आज तक भेंट, मतलब एक सामना सामनी कभी मुलाकात नहीं हुआ है। बस एक इरादा रखा हूँ मन में कि बनावत सर आपसे भी मिल पाऊँ, और जो भी वक्ता है आते हैं मैं उनसे कभी और कोशिश करूँ तो उनसे भी मिलना चाहूंगा। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी साझा की है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सोनू जी। सर मुझे पता नहीं था कि कम्युनिकेशन टुडे में मैंने 1-2 वेबिनार पहले अटेंड किए हैं, बल्कि 4-5 किए हैं, पर इतना अच्छा जो ये प्लेटफॉर्म है, और इतनी अच्छे डिस्कशंस होते हैं, इतने अच्छे लेक्चर्स होते हैं, मुझे अब फ्यूचर में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इन्हें मिस ना करूं, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा ये आज इंटरेक्ट करके। और अभी जैसे आपने कहा है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी हैं, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे है, तो मैं पीछे भी सारा जाके सुनने की कोशिश करूंगी। सर आप म्यूट हैं अभी, बनावत सर। मैं कह रहा था स्टूडेंट्स को भी आप मोटिवेट करें कि वो भी ज्वाइन करें, हाँ जी, हाँ और जी, हाँ कुछ ना जी। कुछ लर्निंग होगी, है ना। अब ये सोनू और आशीष रंजन, ये तो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अब आशीष की परेशानी ये है कि डिग्रियां ले ली है, जॉब्स नहीं है। तो अब ये तो बड़ा हिंदुस्तान में जो स्थितियां हैं उसमें क्या कहें हम कि, और मीडिया के जो हाल है वो तो फिर और भी चुनौतीपूर्ण है। वो चुनौतियां सभी जगह है, और आशीष ने लिखा भी है चैट बॉक्स में, है ना। तो उस पर फिर कभी अलग और संवाद करेंगे विस्तार से कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। चलिए, मुझे लगता है कि अब कोई सवाल नहीं है,
और लेकिन आज अटेंडेंस बहुत प्रेरणादायक रही, उत्साहजनक रही। 109 मैं जितना देख पाया हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 109 पार्टिसिपेंट्स अब तक जुड़े हैं। और चलिए मैं अब धन्यवाद के लिए एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। प्रियंका So जी। thank you so much. We are very grateful to our esteemed speaker, Professor and Dr. Mamta Oja, ma'am, Institute of Journalism and Mass Communication, State University, ma'am. You have literally shared your great expertise and your insightful knowledge related to our PR, related to responsibilities of PR, challenges of PR, and you have very well explained about the positive aspects of PR. You have literally covered all the related aspects to PR. Sir, thank you so much, Banawat sir, because of without you, it's not be possible that we are in this platform. This is the only IT source and we are using it to the appropriate level because IT के वजह से आज मैं आप और जितने भी लोग connected हैं national level पर international level पे हम सब एक दूसरे से interact कर पा रहे हैं and special thanks to our Huda sir, because without him, I won't be able to join this webinar and I won't be able to participate in this level. So thank you so much, every participants who have connected with us, and thank you so much, every speaker and all of you connected with us. चलिए मेरी ओर से भी धन्यवाद। एक छोटी सी फिर कहानी के साथ, शायद ममता जी ने किताब पढ़ी होगी, हरियाणा हिंदी ग्रंथ एकेडमी की है, लोक संवाद, राजेंद्र की लिखी हुई। तो उसमें वो पहला जो शुरुआत करते हैं कि उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि आप नौकरी क्या करते हो? सुबह उठते हो, 10-20 अखबार पढ़ते हो, फिर ऑफिस चले जाते हो, फिर उस पार्टी में चले जाते हो, शाम को डिनर पार्टी होती है, फलाना होता है, तो आप अल्टीमेटली करते क्या हो? तो मतलब ये किसी को पता ही नहीं है कि पीआर करता क्या है ना, पब्लिक रिलेशंस वाला कैसे खबरें छपती है, कैसे खबरें छपाता है, कैसे मैनेज करता है, ये वही जानता है जो इस पीआर के कर्म में लगा हुआ है। और घर में सब लोग आश्चर्य करते हैं कि ये करते क्या है, दिन भर अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी सुनते हैं, टीवी देखते हैं, ये करते हैं। तो वो किताब का भी मौका लगे जो पीआर के विद्यार्थी, हालांकि बहुत पुरानी किताब है, लेकिन जो बेसिक इश्यूज हैं वो तो अभी भी वही है। और फिर कभी मौका लगा तो बहुत सारी चीजें हैं कि पीआर क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है ना तो उसके साथ जिस तरह की चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज ममता जी ने बहुत ही बारीकी से किस तरह से हमारे जीवन की, हमारे प्रोफेशन में जो निगेटिविटी की भावना का संचार हो रहा है, तो कैसे हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के उसे पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं, अपने प्रोफेशन में भी और साथ साथ जीवन में भी। जैसा आपने कहा कि रिश्तेदारों से भी फोन से बात करते हैं, कभी हम सोचते हैं यार वो फोन कर लेगा, वो सोचता है कि वो फोन करेगा, उसने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, और मालूम पड़ा जीवन तो ऐसे ही चला गया, है ना। तो ये सब चीजें छोड़ के सतत संवाद बनाए रखिए और जीवंतता, जुनून बनाए रखिए अपने काम के प्रति। मुझे लगता है कि वही आपको एक इस कर्म क्षेत्र में, रण क्षेत्र में जीवित रखेगा और स्थायी रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन, और जिन सामयिक समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उन पर इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सर्टिफिकेट्स बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मिल गए हैं, जिनको नहीं मिले हैं अब प्रियंका जी